रहमानुर्रहीम। मोहतरम जनाब चौधरी ज़फ़र इकबाल नागरा साहब MPA हल्का, इस हल्का से UC 166 जिसमें चक नंबर 32, चक नंबर 271, चौथी शुमाली, चौथी जनूबी, 36 आराइयाँ और 36 गुजरवाली, ये जो है वो चकूक शामिल हैं। और इस यूनियन कौंसिल का मैं इस लिहाज से आप तमाम मोअज़्ज़ीन का जो इन मुख्तलिफ देहात से, जिस तरह से मैंने ये अर्ज़ किया था नागरा साहब से भी और दूसरे दोस्तों से भी, कि हमें हर यूनियन कौंसिल में जो भी 3, 4 या 5 देहात हैं, उन मोअज़्ज़ीन को, बरादरियों के सरबराहों को या उन मोअज़्ज़ीन इलाका को जो है वो बुला के उनके साथ बात की जाए, उनके साथ मिला जाए, जिन्होंने इलेक्शन में हमारा साथ दिया, हमारे साथ हैं और आने वाले वक्त में भी वो हमारे साथ होंगे, ताकि उनके साथ हमारा एक मज़बूत तल्लुक़ जो है वो कायम हो। हमें उनके मसाइल से मुतल्लक़ मालूमात हों और उन्हें भी जो है वो हमारी कारकर्दगी से मुतल्लक़ जो है वो पूरी तरह से आगाही हो कि हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, और हमें भी मालूम हो कि उनके मसाइल और उनकी जो डिमांड है, मुतालबात हैं हमसे, वो क्या है। मैं आप तमाम मोअज़्ज़ीन का जो आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, और मैं मुंतज़मीन को जिन्होंने आज की इस महफ़िल का इंतज़ाम किया, उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि आप जिस यूनियन कौंसिल का प्रोग्राम रखें, उसी यूनियन कौंसिल के जो मोअज़्ज़ीन हैं, हमारे मोहसिन हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको बुलाएं। आप सारे दूसरे इलाकों से बुला के आप जलसा ना करें, एक मुख्तसर जो है वो महफ़िल रखें, ताकि दोस्तों के साथ सुकून के साथ जो है वो बात भी की जा सके, और अगर किसी दोस्त ने बात करनी है तो वो जो है वो सुनी जा सके। ये यूनियन कौंसिल जो है, इस अकेली यूनियन कौंसिल से मुझे भी और नागरा साहब को भी आपने 1000 वोट की लीड से जितवा के जो है वो आपने पिछले इलेक्शन में जो है वो भेजा था। तो इसलिए आज ये नागरा साहब का जो सूबाई हल्का है, इसमें ये पहली यूनियन कौंसिल है जिससे जो है वो आज हम इस काम का आगाज़ कर रहे हैं। उसके बाद मैं हर यूनियन कौंसिल में जाऊंगा, और हर यूनियन कौंसिल के किसी में 3 देहात हैं, किसी में 5 हैं, तो उन सब दोस्तों से जो है वो हम मिलेंगे और उनको हालात हाज़रा पे भी, मुल्की हालात पे भी और मकामी हालात जो है उसके मतलब उनको एतमाद मिलेंगे। मैं आपके सामने ये बात रखनी चाहता हूँ कि जिस तरह से ये आपको भी मालूम है, पूरे शहर को मालूम है और मुझे भी मालूम है कि आपकी यूनियन कौंसिल जो है वो इस बारे में बड़ी शोहरत रखती है कि यहाँ पे ज़मींदारा जो है वो बहुत अच्छा है, आपकी ज़मीनें भी अच्छी हैं, और आपके ज़मींदारे का और ख़ास तौर पे जो आलू की काश्त है उसमें आपका एक जो है वो मकाम है, और उसमें जो है वो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपने शहर को भी और अपने इलाके को भी जो है वो आप इन चीज़ों की जो है वो सप्लाई देते हैं। लेकिन आपकी इस यूनियन कौंसिल के ये तमाम जो गांव हैं, 36, 34, 271 और 32 चक, मुझे बताया गया कि इनमें किसी में भी जो है वो गैस की सहूलत नहीं है। तो
मैंने पूछा कि क्या इन गांव में से किसी गांव के जो है वो मेन पाइप जो है गैस का वो पहुंच चुका है, लेकिन मुझे जो नागरा साहब ने बताया कि नहीं, अभी तक कोई मेन पाइप भी जो है वो इन गांव में जो है वो नहीं पहुंचा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, आपके इल्म में है कि इलेक्शन के बाद जो है वो 5 साल का टेन्योर होता है। हर हुकूमत जो है वो पहले 2 साल में मंसूबों की बुनियाद रखती है कि जी हम ये गैस देंगे, ये बिजली का कारखाना लगाएंगे, ये मेट्रो होगी, ये मेन रोड होगी, ये जो है ये मोटरवे होगी, और उसके बाद फिर तीसरे और चौथे साल उन मंसूबों को मुकम्मल किया जाता है, और आखिरी साल जो 5वां साल होता है उसमें फिर उन मंसूबों को मुकम्मल करके उनका इफ्तिताह किया जाता है। और अब ये 5वें साल में हमें हुकूमत मिली है और हम पूरे मुल्क में तलाश कर रहे हैं कि ये बदबख्त हुकूमत जो 4 साल बाद फारग हुई है, इसने कौन से मंसूबे शुरू किए थे जो अब मुकम्मल हो के जिनका इफ्तिताह किया जा सकता है। तो आप यकीन करें कि हमें कोई मंसूबा इनका मिल नहीं रहा कि कोई इन्होंने जो है वो कोई इन्होंने हॉस्पिटल शुरू किया हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई जो है वो मेन रोड हो, कोई मेट्रो हो, कोई मोटरवे हो। इन्होंने 4 साल एक ही काम किया है, इन्होंने लोगों को वाहियाती और बदतमीज़ी सिखाई है, ओए तोए का कल्चर जो है वो मुतारफ करवाया है, और 4 साल यही करते रहे कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं फ़लाँ का जेल में रोटी बंद करूंगा, फ़लाँ का जेल में AC बंद करूंगा, फ़लाँ की मैं जो है वो जेल में फ़लाँ सहूलत जो है वो बंद करूंगा। यानी ऐसे बदबख्त ये इस हुकूमत ये इस मुल्क पे मुसल्लत हुई है कि 4 सालों में ना कोई मंसूबा, ना कोई पॉलिसी, ना कोई तरक्की, सिर्फ एक ही काम इन्होंने किया है कि अपने मुखालफीन के ऊपर जो है वो झूठे मुकदमे बनाएं और झूठे मुकदमे बना के उनको सजाएं दिलाएं और वो सारे जो है वो जेलों में चले जाएं, और फिर हम जो है वो यहाँ पे जो है वो सारी उम्र जो है वो हुकूमत करेंगे। वो भला ऐसे कभी होता है? ये चीज़ जो है ये तो सिर्फ अल्लाह को सजावार है। मैं ये कहूँ जहाँ पे खड़ा हो कि मैं फ़लाँ को नहीं छोड़ूंगा, तो ये मेरी बदबख्ती है, ये मेरा तकब्बर है, ये मेरा गुरूर है जो कि मुझे जो है वो सरनगू करेगा, मुझे नीचा दिखाएगा, क्योंकि किसी को छोड़ने या किसी को ना छोड़ने का इख्तियार जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। उसने किसी इंसान को इतना ताकतवर नहीं बनाया कि वो कहे कि जी मैं फ़लाँ को छोड़ूंगा नहीं तो और फ़लाँ को जो है वो मैं ये कर दूंगा, फ़लाँ को वो कर दूंगा। ये 4 साल यही कुछ करते करते जो है ये चले गए, और आखिर हमारी तो कोशिश ये थी कि इस बदबख्त नाहल टोले को जितनी जल्द हो सके इनको जो है वो फारिग किया जाए ताकि मुल्क जो है वो बचे और मुल्क की जो है वो ज़्यादा तबाही ना हो। लेकिन बहरहाल फिर भी 4 साल का अरसा बड़ा अरसा है। 4 साल में इन्होंने मुल्क की इकॉनमी का भट्टा बटा दिया, तबाही कर दी है। डॉलर जो है वो 115-16 पे था जब ये आए हैं, तो इन्होंने आते कहा कि देखें जी डॉलर के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। ये मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी इसने डॉलर को बांधा हुआ था, उसे हथकड़ियाँ पहनाई हुई थी, उसको जनाब कमरे में बंद किया हुआ था, हमने आके आज़ाद किया, डॉलर के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा था। जब इन्होंने आज़ाद किया डॉलर पहुंचा 130-31 पे। आप में से भी कुछ बुज़ुर्गों को, भाइयों को याद होगा, ये इनका जो वज़ीर ख़जाना था उस वक्त असद उमर, वो आया और उसने आगे कहा कि जनाब अब डॉलर सही मकाम पे आ गया, अब मुल्क तरक्की करेगा, अब हमारी बरामदात जो हैं वो दिन रात बढ़ेंगी और वारे न्यारे हो जाएंगे, अब तो जो है ना वो कोई गम नहीं रहेगा। चलो सब ने कहा कि चलो भी ठीक हो गया, अगर डॉलर के साथ इतना जुल्म हो रहा था और उसे बांधा हुआ था इसहाक डार ने या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, तो चलो अब आज़ाद हो गया, अब 130 रुपये का हो गया है,
तो अब चलें ठीक है, सही काम होगा। लेकिन जब वो डॉलर आज़ाद हुआ तो बढ़ने लगा, जब वो 150-160 पे चला गया तो लोगों को फिक्र हुई कि यार ये तो खुद कहता था कि जब डॉलर रुपया जो है वो उसकी कीमत 1 रुपया कम हो, डॉलर की कीमत 1 रुपया बढ़े तो मुल्क के ऊपर जो कर्जे हैं उनमें 100 अरब रुपए का इजाफा हो जाता है। तो ये तो बैठे बैठे जो है वो कई हज़ार अरब का इजाफा हो गया है, तो ये बनेगा क्या? लेकिन इनकी पॉलिसियाँ, इनकी नाहलियाँ, इनकी नालायकियाँ कि वो ना 150 पे रोका ना 160 पे रोका, अब वो चला गया 180-85 के आगे पीछे फिर रहा है। और लोग ये कह रहे हैं खुदा ना खास्ता कि ये अब 200 की तरफ चला हुआ है। अगर ये 200 की तरफ गया, अल्लाह ना करे ऐसा हो, हमारी ये पूरी कोशिश है, लेकिन उसके बाद फिर जो हालात होंगे उसका अंदाज़ा जो है वो आप बखूबी कर सकते हैं कि महंगाई का जो है वो क्या हाल होगा इस मुल्क में। इन्होंने, अब आप देखें कि जब हमने 2018 में हुकूमत छोड़ी उस वक़्त गंदम हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। गंदम जो है वो हम पैसे दे के कि भाई ये एक्सपोर्ट करें, हमारे पास फालतू पड़ी है, ये ज़ाया हो जाएगी, हमारे पास रखने को जगह नहीं, उसे एक्सपोर्ट कर रहे थे। आज हम हालत ये है कि हम जो है वो 3 मिलियन टन गंदम जो है उसे इंपोर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इस मरतबा जो है वो गंदम की फसल ठीक नहीं हुई। क्यों ठीक नहीं हुई? कि ज़मींदारों को खाद नहीं मिली। जब बुआई हो रही थी तो उस वक्त यूरिया जो है उसका काल पड़ा हुआ था। अब क्यों काल पड़ा हुआ था? काल इसलिए पड़ा हुआ था कि 3 फैक्ट्रियां हैं पूरे मुल्क में जो यूरिया खाद बनाती हैं। एक फातिमा फर्टिलाइज़र है, एक एंग्रो फर्टिलाइज़र है और एक फौजी फाउंडेशन है। इन 3 के अलावा कोई और फैक्ट्री जो है वो एंग्रो नहीं बनाती। एंग्रो खाद अगर 100 बोरी बनती है तो तकरीबन 96-97 बोरियां सिर्फ इस 3 फैक्ट्रियों से बनती हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि एक फैक्ट्री का जो डीलर है वो गाड़ी वहाँ से निकाले फैसलाबाद के लिए और वो गाड़ी जो है वो पेशावर पहुँच जाए और पेशावर के रास्ते जो है वो अफ़गानिस्तान पहुँच जाए, अफ़गानिस्तान के रास्ते अब रशियन स्टेट में चली जाए, यहाँ पे उसकी कीमत हो 1300-1500, वहाँ पे वो बिके 9-10 हज़ार में। तो बात ये है कि ये मिली भगत के बगैर कैसे हो सकता है? वो ट्रक या ट्राला कोई सुई है कि वो जो है वो बॉर्डर से गुजर जाए? ये हमने आज से 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग ली है और वो मेरी जिम्मेदारी है कि बॉर्डर्स को जो है वो देखा जाए। वो मेरी वजारत का मामला है कि गंदम जो है वो हम सूबों को देंगे। हम KPK की गंदम नहीं रोकेंगे, ना सिंध की रोकेंगे, लेकिन हम बॉर्डर से बाहर नहीं जाने देंगे। मैं देखूंगा कि जब ये कोई ट्रक या कोई ट्राला जो है वो बॉर्डर क्रॉस करेगा, और अगर वो करेगा तो मैं जिम्मेदार हूँगा। ये लोग जो हैं ये कहाँ सोए हुए थे कि मुसलसल जो है वो एंग्रो यूरिया खाद जो है वो सारी सारी बाहर चली गई और वहाँ पे जाके एक बोरी के ऊपर जो है 6-7 हज़ार रुपया कमाया गया। और इन्होंने अपने जो इनके वो ATMs हैं इनकी, जो इनके अपने ख़ास आदमी थे, ये रिकॉर्ड पड़ा है, इन्होंने उनको लाख 2-2 लाख बोरी के परमिट दिए। घर बैठे जो है वो लोगों ने करोड़ों अरबों रुपया कमाया, लेकिन ज़मींदार का जो है वो हशर हो गया। अब उस हशर की वजह से फसल जो है वो ख़राब हुई है। अब फसल जो है वो कम हुई है। अब अगर आप ये इंपोर्ट नहीं करेंगे तो बेड़ा गर्क होगा, यहाँ पे भूख पड़ जाएगी, आटा नहीं मिलेगा किसी को। और अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो फिर आपको डॉलर देने पड़ेंगे, ज़र मुबादला देना पड़ेगा, वो आपका जो है वो कहत पड़ेगा, उसकी वजह से फिर महंगाई होगी। यानी इस तरह से इन्होंने जो है वो मुल्क का बेड़ा गर्क किया और बिल आखिर इनके ख़िलाफ़ हमने अदम एतमाद की जो है वो तहरीक पेश की, क्योंकि जो इनको लाए थे वो भी इनसे, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि नक नक हो गए थे। उन्होंने कहा कि ये हमने क्या गलती की है, मुल्क का हमने बेड़ा गर्क कर दिया है। ये ऐसी लफंगा पार्टी है कि ये मासवाए नारे मारने के, मासवाए ओए तोए करने के,
मासवाए जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें लगाने से, मासवाए जो है वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनाने से, वो एक जो उसमें सिस्टम है बॉट सिस्टम, वो एक ही आदमी जो है वो बार बार टिक टिक करता जाता है और वो लाखों में ऊपर से ऊपर बढ़ता जाता है। फिर बाद में देखें जी ये इतने करोड़ जो है वो शेयर हो गया है। तो इनको इसके अलावा काम ही कोई नहीं है, प्रोपेगेंडे के अलावा काम ही कोई नहीं है। तो ये जब उन्होंने भी देखा और उन्होंने इनकी जो है वो हमायत बंद कर दी या हमायत से वो पीछे हट गए, तो उसके बाद फिर हाल ये है कि इनके अपने बंदे भी इनसे नाराज़ थे। ये कहते हैं जी हमने उनको नोटों की बोरियां दी हैं। मामला ये है कि इनके ये जो 18 बंदे थे, 19, इनमें से हल्फन न किसी बंदे को हमने कोई ऑफ़र की, और ये नहीं कि हमने ऑफ़र नहीं की, खुदा की कसम उनमें से भी किसी का मुतालबा नहीं था। मैं ये कहूँ कि जी मुतालबा था हमने पूरा नहीं किया, किसी का मुतालबा नहीं था। और उनमें जो लोग हैं वो लोग खाते पीते और बड़े सियासी घरानों के लोग हैं, वो इनके साथ नाराज़ इनकी करतूतों की वजह से थे। वो ये कहते थे ये किसी को मिलता ही नहीं है, ये ऐसा पागल इंसान है कि ये किसी बंदे के साथ जो है वो हाथ मिला के राज़ी नहीं, किसी को टाइम दे के राज़ी नहीं। वो लोग जो थे वो नाराज़ थे, और नाराज़ थे वो इनसे साल हा साल से। और इसी तरह से जो इनके इत्तेहादी थे, आप मुझे बताएं कि MQM जो है इसको इन्होंने कितने पैसे दे के साथ मिलाया था, और क्या अमेरिका को कहा था कि MQM जो है वो हमारे साथ शामिल करें? अमेरिका से वो आया था अपना उनका वो ट्रंप, और उसने कहा था MQM को भी ये दे दो वोट इसको, अपना इमरान खान को। क्या जो BAP वाले हैं बलूचिस्तान से या BNP वाले अख्तर जान मैंगल हैं, वो अमेरिका के कहने के ऊपर फैसले करते हैं? मामला ये है कि उन लोगों ने जब इनको देखा कि 4 साल में, अब आखिरी साल रह गया है, 4 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई इन्होंने जो है वो हमारी बात नहीं पूछी, वो लोग नाराज़ हो गए। उन्होंने हमारे साथ जो है वो बैठ के मुआहदा किया कि जी आप इस हुकूमत के ख़ात्मे के बाद अगर इलेक्शन में अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देता है तो आप हमारे साथ बात करें, जो काम इन्होंने हमारे नहीं किए हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे मसाइल जो है वो उनको हल करेंगे। और वो लोग हमारे साथ शामिल हुए। जिस दिन MQM के साथ जो है वो हमारा मुआहदा हुआ, हमारा से मुराद के पीपल्स पार्टी का मुआहदा हुआ कराची से मुतल्लक, उनके कराची के मसाइल हैं और वो सिंध हुकूमत से मुतल्लका मसाइल है। रात 2 बजे आपने भी TP पे देखा होगा, सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, हमारे लीडर भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान थे, आसफ अली जरदारी साहब थे, सारे थे। जब वो मुआहदा हो गया, दस्तखत हो गए, तो उसके बाद इनका जो गवर्नर था सिंध का इमरान इस्माइल, वो आ गया। उसने आके लिटरली उनके पाँव पकड़े कि जी आप ये उनका मुआहदा ख़त्म कर दें, आप हमारे साथ, हम आपकी हर बात तस्लीम करते हैं। उन्होंने कहा जी कि 4 साल आपको दिए हैं, बड़ा टाइम दिया है, अब हम जो है वो ये काम नहीं करेंगे। भाई उस वक्त तक तो कोई अमेरिका नहीं था, उस वक्त तक तो कोई साजिश नहीं थी। उसके बाद आनन फानन जो है वो निकाली, जी हमारे खिलाफ साजिश हुई है। जी साजिश किसने की? जी अमेरिका ने की, कोई छोटे मोटे बंदे ने नहीं की, अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश की है। हालांकि इससे बंदा पूछे और जिस वजह से तुम्हारा बेड़ा गर्क हुआ है, ये बुजदार जो है ये अमेरिका के कहने पे लगाया था तुमने। ये अमेरिका ने कहा था कि ये बुद्धू जो है वो एक बैठा दो तुम पंजाब में और वो बेड़ा गर्क कर दे गवर्नेंस का। वो पैसे लेके DPO लगाए, पैसे लेके DCO लगाए और बेड़ा गर्क हो यहाँ पे जो है वो हुकूमत का। तो ये अमेरिका ने कहा था। ये फराह खां जो है वो भाग गई है, अब पैसे इकट्ठे करती रही है 4 साल। अब तुम उसकी वकालत कर रहे हो कि जी वो फराह खां के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात गलत हैं, मैं उसकी गवाही देता हूँ। भाई ये फराह खां, ये अमेरिका ने तुम्हें कहा था कि फराह खां को जो है वो इसके घर के ऊपर जो है वो पुलिस की गार्ड लगाओ और इसको जो है वो बुजदार को जो है वो इसके ज़ेरे बार करो और बुजदार इसके कहने पे काम करे। तो ये एक बयानिया उसने बनाया सिर्फ इसलिए कि लोग पूछेंगे कि पागल इंसान वो किधर है, वो नौकरी 1 करोड़ जो तुमने कहा था कि मैं दूंगा, कहाँ है वो 50 लाख घर, कहाँ है वो जो तुमने कहा था कि जी मैं डॉलरों की बारिश करूंगा, तुमने कहा था मैं करप्शन का खात्मा जो है वह 90 दिन में कर दूंगा, तुमने कहा था कि जो बैरून मुल्क दौलत पड़ी है 200 अरब डॉलर मैं वो 3 दिन में वापस ले आऊँगा।
कुएं का जो इसका जो एक मिनिस्टर है वो बड़ा जो है वो उठा के पाँव कहता था कि जी वो इमरान खान आएगी 3 दिनों में जो है वो $200 लाएगी, $100 का कर्जा ख़त्म कर देंगे और $100 जो है वो तरक्की पे लगा दें। अब ये सारे सवाल हैं, ये सारे सवाल जो हैं वो इनसे पूछे जाने चाहिए और पूछे जाएंगे। ये जलसे कर लें, जो इनका जो फ़ैन क्राउड है वो जो एक मखसूस किस्म का एक उबाश तबका है जिसे ना कमाने की, ना खाने की, ना आने की, ना जाने की, ना सस्ते की, ना महंगे की, जिन्हें कोई फिक्र नहीं है, वो एलीट है, एलीट मिडिल क्लास, उन्हें कोई फिक्र नहीं है, उन्हें ना महंगाई का कोई झटका लगता है, ना उन्हें कोई और जो है वो फिक्र है। तो वो आप उनको इकट्ठा करके जलसे करें, कभी पेशावर में करें, कभी कराची में करें, कभी लाहौर में करें, लेकिन जब आप हलकों में आएंगे तो वहाँ पे आपसे ये सारे सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे। और अगर जलसों से इलेक्शन जीते जा सकते होते तो 2011 में, 12 में, 13 में उस वक्त भी जो है वो पंजाब में मैं लॉ के साथ साथ होम का डिपार्टमेंट मेरे साथ था, जितने धुएंधार जलसे इन्होंने उस वक्त किए वो अब मिसाल नहीं मिलती। अब ये रात का इसका जो जलसा था एबटाबाद में, वो आप देखें क्राउड हाल उसका क्या था, जो है वो बंदे जो है वो बीच में जगह खाली और कुर्सियां जो है वो फैला के वहाँ पे रखी हुई थी लोगों को बैठने ताकि कैमरे की जब लाइट लगे तो लगे पता नहीं कहाँ तक जो है वो लोग बैठे हैं। लेकिन ये अब मीडिया वाले भी बड़े होशियार हैं, ये जो वो ड्रोन कैमरा है उससे वो पूरी खबर जो है वो लोगों को दे देते हैं कि जनाब ये कितने लोग हैं। तो मामला ये है कि उस वक्त जो है ये लाहौर में जो अब इन्होंने जलसा किया 2011 का जलसा इससे 5 गुना बड़ा था। लेकिन जब 13 में इलेक्शन हुआ तो पूरे पंजाब की 146 में से 7 सीटें थी इनके पास और पूरे मुल्क में 26 सीटें थी। ये इस तरह से इलेक्शन नहीं जीते जाते। इलेक्शन जब आपने जाना है हलकों में तो हमें आपको ये 4 साल का जो है हिसाब जो है वो देना पड़ेगा। जो मुल्क की तबाही की है आपने, इकॉनमी की तबाही की है और जिस तरह से आपने अदारों का बेड़ा गर्क किया है। PIA जो है वो 70 साल से सहक रहा था, मरा नहीं था। इन्होंने एक बयान दे के उसको जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कर दिया कि हमारे पायलटों के लाइसेंस जाली हैं। वो दुनिया ने जहाँ कहीं और भी हमारे पायलट काम कर उनको भी निकाल दिया और PIA भी जो है उसका भी भट्ठा बैठ गया, वो भी जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये मामला जो है ये जो है ये इनको हिसाब जो है वो देना पड़ेगा। और इस तरह से जब इनकी हुकूमत अब ख़त्म हुई है तो इन्होंने इस जो है वो हिसाब से बचने के लिए एक बयानिया बनाया है कि अगर लोग पूछें कि जी आपने ये महंगाई क्यों की, आपने इस मुल्क का बेड़ा क्यों गर्क किया, तो हम कहेंगे जी वो हमें तो अमेरिका ने निकाल दिया। यानी इस बात का जवाब नहीं देना, हमें अमेरिका ने निकाल दिया। और अब कहता क्या है कि जी वो हम अपनी आज़ादी का सफ़र दोबारा से शुरू करेंगे। अजीब आदमी है, हमें आज़ाद हुए 74 साल हो गए हैं, हम एक एटमी कुव्वत हैं, हमारा दुनिया में एक मकाम है, वो हमें 74 साल पीछे ले जा रहा है कि जी हम वहाँ से जो है वो शुरू करेंगे 1940 से। तो ये इनकी चीज़ें जो हैं वो इंशाअल्लाह जब ये इलेक्शन के मैदान में सामने आएंगे तो इनके सामने आएंगी। हमने इनकी हुकूमत का ख़ात्मा जो है वो इलेक्शन के लिए किया था, हमने हुकूमत लेने के लिए नहीं किया था, क्योंकि ये हमें भी पता था कि अगर 5वें साल इलेक्शन ईयर में हम हुकूमत लेंगे तो फिर हम जो है वो मंसूबे जो है वो शुरू कब करेंगे तो मुकम्मल उनको कब करेंगे। लेकिन हमने जो है वो ये हुकूमत जो है ये इसलिए ली अपना इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद किया था कि उसके बाद हम इलेक्शन में जाएं। लेकिन हुआ ये कि जब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने, हमने नहीं, इन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के लिए जो है वो सदर जो आरफ अलवी साहब हैं, जो दांतों में जो है वो कीड़े का इलाज करते हैं और अब वो खुद ऐवान सदर में कीड़ा बन के जो है ना वो वहाँ पे लगे हुए हैं, ना आइन की परवाह कर रहे हैं ना कानून की परवाह कर रहे हैं।
तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा कि जी इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि वो 90 दिन में इलेक्शन कराए। आप में सब पढ़े लिखे बाशऊर लोग बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन को बुलाया तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी मैं 7 महीने से पहले जो है वो मैं इलेक्शन जो है वो नहीं करवा सकता, क्योंकि कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे तमाम मुल्क में हल्का बंदी होनी है। फाटा में जो सीटें कम हुई हैं वो पूरे मुल्क में तकसीम होनी है और उसके बाद हल्का बंदी होनी है कौमी असम्बली के हलकों की, सूबाई असम्बली के हलकों की। तो इसलिए हम जो है वो कम अज़ कम 7 माह का अरसा हमें दरकार है। तो इसलिए जो है वो हम इलेक्शन जो है वो उससे पहले नहीं करवा सकते। अब जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने बयान दे दिया तो इस हुकूमत के बाद ये फिर मामला जब हमारे पास आए तो हमारे सामने भी वही रुकावट थी। अब अगर हम सिर्फ 7 माह की जो है वो पॉलिसी बना के बैठते तो फिर जो है वो मामला चल नहीं सकते थे। IMF के पास जाते तो वो भी कहते कि जी आप तो अब 7 माह की बात कर रहे हैं, तो ये तो काम जो है वो इस तरह से तो हम आपके साथ कोई बात नहीं करते, क्योंकि एक माली साल का जो है वो पूरा फ्रेमवर्क जो है वो हो तो फिर ही आपके साथ कोई मुल्क बात करेगा, फिर ही आपके साथ जो है वो कोई जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है वो बात करेगा। तो इसलिए फिर हमें जो है ये अगला बजट जो है वो देना पड़ेगा इस मुल्क की बेहतरी के लिए और इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसने तो जो बेड़ा गर्क कर दिया वो अपनी जगह पे, लेकिन हमने आखिर मुल्क को जो है वो आगे लेके चलना है और हमने अब इसको रास्ते में जो है वो मुल्क को छोड़ के एक तरफ हो के तो नहीं बैठा जा सकता। इसलिए उस बजट की तैयारी जो है वो शुरू है अल्लाह के फजल से, और उसमें हम 2 तरह से कोशिश करेंगे। एक तो हम शॉर्ट टर्म जो है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाएंगे। शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम में मिसाल के तौर पे आपकी जो सड़कों का हाल है, आपकी जो इनको आप कहते हैं कि जो गांव टू गांव रोड्स हैं, जो गांव का आपस में इंटरलिंक है, ये भी मुझे बताया गया कि इस यूनियन काउंसिल की जो राब्ता सड़कें हैं गांव की, उनका भी कोई हाल नहीं है, वो भी सारी जो है वो टूटी फूटी हैं। तो एक तो ये है कि ये शॉर्ट टर्म काम है। अगर गैस जो है वो किसी गांव के करीब जा पहुंची है, मेन पाइप चला गया है, तो फिर उस गांव में जो है वो छोटा पाइप पड़ के उस गांव को गैस का मिलना भी जो है वो भी एक थोड़े अरसे का एक शॉर्ट टर्म का मंसूबा है। इसी तरह से आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, आपके कॉलेजेस हैं, आपके स्कूल्स हैं, उनमें कोई शॉर्ट कमीज है, उसमें कोई कमी कुताही है, ये भी थोड़े अरसे में जो है वो पूरी की जा सकती है। इसी तरह से और ऐसे मंसूबे जिनको मुकम्मल करने के लिए जो है थोड़ा वक्त दरकार हो, उनको बुरुए कार लाया जा सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला आप इस बात को देखेंगे, आपको शायद वो बात के जो एक पूरा टेन्योर जो 5 साल का है, उसमें जो हुकूमत अपनी मनसूबाबंदी करती है और बड़े मनसूबों के मतलब जो है वो हल्के में या शहर में या सूबे में काम शुरू करती है, उसकी शायद आपको जो है वो कमी नज़र आए, लेकिन आपको ये ज़रूर नज़र आएगा कि हम में इस बात की अहलियत भी है, हम में इस बात की तड़प भी है, हम में इस बात का शौक़ भी है कि हम आपकी खिदमत करें और आपकी उम्मीद बंधाएं कि अगर हमें मौका मिला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मौका मिला अंडर द लीडरशिप ऑफ मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, तो हम इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की किस्मत को बदलेंगे। इस मुल्क में तरक्की के सफ़र का जो है वो हम जो है वो आगाज़ करेंगे। तो इसलिए ये जो शॉर्ट टर्म मामला